हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो की शानदार बात यह है कि अगर हम लोग अपने प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं, मतलब अगर हम लोग अपने हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री को जब तक हम लोग उससे कल्चर और साइंस को नहीं समझ लेते हैं, तब तक वो हिस्ट्री कहीं ना कहीं थोड़ी सी अधूरी छूट जाती है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राचीन भारतीय इतिहास को लिखने के लिए जो मैक्सिमम स्रोत है वो कहीं ना कहीं साहित्यिक स्रोत है। तो कल्चर जो कितना सांस्कृतिक डेवलपमेंट हुआ था प्राचीन काल में और साइंस कहाँ तक पहुँचा था, आपको जानकर ये बात हैरानी होगी कि आज जो हम लोग ऑपरेशन, जिसको शल्य चिकित्सा हिंदी में कहा जाता है, इसके अलावा जो आयुर्वेद है, ये सभी के सभी हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्राचीन काल में साहित्य क्या था। उस साहित्य में हम लोग उपनिषद का नाम सुने होंगे आप लोग, तो उपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे। पुराण क्या होते हैं, महाकाव्य, बौद्ध और जैन साहित्यों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और यात्रियों के जो विवरण थे, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे मेगास्थनीज हो गए हैं, तहकीक हिंद जो हो गए हैं, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कला और स्थापत्य अगर देखेंगे तो लोह स्तंभ वगैरह जो पाए गए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्राचीन भारतीय इतिहास में जो इमारतें बनाई गई थी, जो मंदिर पाए गए हैं, स्तूप पाए गए हैं, उनके बारे में जानेंगे। सिर्फ जानेंगे ही नहीं, उसके इमेज भी आपको दिखाएंगे, और जिससे अगर मेंस के आंसर राइटिंग आप करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब तक आप फिगर बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर पेंटिंग्स की बात करेंगे, क्योंकि सांस्कृतिक और में क्या आता है, यही सब आता है। पेंटिंग्स की बात करेंगे। महाबलीपुरम जो तमिलनाडु में पड़ता है, इसमें एक आकस्मिक मंदिर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग साइंस की बात करेंगे तो प्राचीन काल में साइंस में भी काफ़ी ज़्यादा उन्नति और प्रगति हुई थी। जैसे कि मैथमेटिक्स का क्षेत्र हो, या फिर खगोल शास्त्र का क्षेत्र हो, या चिकित्सा शास्त्र का हो, या फिर इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो। ठीक है, सभी क्षेत्रों में काफ़ी बड़े बड़े लोग आए थे, जैसे कि आर्यभट्ट का नाम हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, शुरुआत हम लोग यहाँ से करेंगे। प्राचीन काल में साहित्य, तो आपको पता है कि वेद जो है ये प्राचीनतम साहित्यिक कृति है। मतलब सबसे अगर पुराना बात करें, सबसे पुराना कौन सा ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट है, साहित्य है, तो वो कौन सा वेद है। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, मैंने आपको बताया था। 4 कौन कौन से वेद है? तो ऋग्वेद सबसे पहले और सबसे पुराना वेद। अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में तो क्या मारेंगे आप? ऋग्वेद मारेंगे। ठीक है, ऋग्वेद के बाद जो बाकी के 3 वेद है उसमें कौन कौन सा आता है? उसमें एक आता है सामवेद, एक आता है आपका यजुर्वेद, ठीक है, और एक आता है आपका अथर्ववेद। ठीक है, सभी वेदों में अलग अलग चीज़ों की चर्चा की गई है। जैसे कि ऋग्वेद में देवताओं को स्तुति में मंत्र लिखे गए हैं, तो सामवेद में गाने की पद्धतियाँ लिखी गई है, जैसे गाने के क्षेत्र में उसको लिखा गया है। ठीक है, वहीं पर अगर यजुर्वेद की बात करेंगे तो तंत्र मंत्र जादू टोना यज्ञ वगैरह उसमें आ जाता है। ठीक है, अथर्ववेद में भी जादू टोना का उल्लेख किया गया है। तो यज्ञ और कर्मकांड के विधान और इनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए नवीन ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई थी। इन ब्राह्मण ग्रंथ साहित्य के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से वो साहित्य, तो पहला है हम लोग का उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपको पता है? उप का मतलब होता है, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। मतलब जब प्राचीन काल में आपको पता होगा कि गुरु के सामने बैठ करके जो है ज्ञान अर्जित किया जाता था, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। कितने उपनिषद है? 108 उपनिषद है। उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। तो अगर आपसे कोई एक वर्ड में पूछे कि भैया उपनिषद क्या है, तो आप गर्व से कहेंगे कि उपनिषद जो है एक दार्शनिक ग्रंथ है। क्या है? एक दार्शनिक ग्रंथ है, जिसमें आत्मा, परमात्मा ये सभी आप देख नहीं सकते, इसको फिलोसफी बोलते हैं। ठीक है, चूंकि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, ठीक है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। वेद का अंत, वेदांत। ठीक है, उपनिषद जो उत्तर वैदिक काल का एक साहित्यिक ग्रंथ है। अब बात करेंगे पुराण। पुराण क्या होता है? तो पुराण 5वीं से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में आ चुके थे। ठीक है, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का मतलब क्या होता है? देखिए, वैदिक सभ्यता कब से कब तक था? वैदिक सभ्यता था आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। मतलब 600 के आसपास में वैदिक सभ्यता का अंत हो जाता है, नए नए धर्मों का उदय होता है, महाजनपद जनपद बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं पुराण की, तो पुराण जो है हम लोग का लगभग उत्तर वैदिक काल का ही एक ग्रंथ है। ऋग्वेद को छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रंथ हैं वो सभी के सभी उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, पुराण 18 है, उपनिषद 108 था। इन पुराणों में से विष्णु, मत्स्य, वायु और भागवत पुराण ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें राजाओं की वंशावली है। 18 पुराणों में से मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सबसे जो पुराना वो है कौन सा पुराण है? तो मत्स्य पुराण है। टोटल कितने पुराण है? 18 पुराण है। पुराणों से हमें नंद वंश, मौर्य, कुषाण, सातवाहन वंश और शुंग वंश के बारे में कई जानकारियाँ मिलती है।
जैसा कि आपने देखा कि पुराण जो है हम लोग का 5वीं से लेकर के 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का ग्रंथ है। और इस समय जो है हमारे पास वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद बनते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे नंद वंश का शासन होता है। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। इसके बाद कुषाण सातवाहन जैसे वंश आते हैं दक्षिण भारत की ओर से। तो इन सभी वंशों के बारे में जो है जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो पुराण से भी इनकी जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं महाकाव्य की। तो दोस्तों देखिए, हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग वे है और इसको समझना, अगर आप इसको समझेंगे तो रियली इन्जॉय कर पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, बोरिंग करने वाली कोई बात नहीं है। सरकार ने हमारी बात मान ली है। रेलवे और रेलवे की एनटीपीसी के एग्ज़ाम की कुछ घोषणाएं की जा चुकी है और उम्मीद है कि इसी तरह हल्ला बोल अगर किया जाते रहा तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम सुधर जाएगा। बहुत अच्छा लगा कि सारे देश के स्टूडेंट एक साथ हुए, सारे जो भी महान एजुकेशन के चैनल्स है उन सभी टीचरों ने बहुत ज़्यादा इस पर अपनी आवाज़ उठाई और फाइनली बात जो है मिनिस्ट्री तक पहुँची और हमारी बात मान ली गई। महाकाव्य की बात अगर करते हैं तो रामायण और महाभारत ये भारत के सबसे प्राचीन और सबसे बड़े महाकाव्य है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो भैया बात उठता है कि रामायण को लिखा कौन, महाभारत को लिखा कौन इतना बड़ा। तो रामायण को जो लिखने वाले थे उनका नाम था महर्षि वाल्मीकि। कौन से भाषा में लिखी गई, संस्कृत भाषा में लिखी गई। क्लियर है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, रामायण किसके द्वारा रचा गया, तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचा गया था। कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो भैया आपको पता है कि प्राचीन भारत में जो है मैक्सिमम लैंग्वेज संस्कृत के यूज होते थे, जैसे कि वैदिक सभ्यता हो गई। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में लिखा जाएगा रामायण। रामायण में है क्या, तो अगर संक्षेप में बात करेंगे तो रामायण में कौशल, जिसको अयोध्या के नाम से जाना जाता है, यहाँ के राजकुमार श्री राम की कथा का वर्णन है। क्लियर है। महाभारत की रचना, अब रामायण की बात हो गई कि रामायण की रचना किसने की, कौन सी भाषा में की, रामायण में है क्या, जान लिया आप लोगों ने। अब जानेंगे महाभारत के बारे में। महाभारत की रचना किन्होंने किया था, तो महर्षि वेद व्यास ने किया था। क्लियर है। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना किया था और यह महाकाव्य रामायण से भी बड़ा है। मतलब अगर बात करेंगे सबसे बड़ा महाकाव्य, तो सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, नॉट रामायण। क्लियर है। प्रारंभ में 24,000 श्लोक वाले इस महाकाव्य को जय संहिता कहा गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जय संहिता किसको कहते हैं, तो जय संहिता किसको कहते हैं हम लोग, महाभारत को कहते हैं। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में लगभग इतने महाकाव्य थे इसमें। इस महाकाव्य से राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। महाभारत में कौरवों पांडवों के बीच युद्ध का वर्णन है। देखिए, महाभारत प्राचीन काल में जब कौरव और पांडवों के बीच जब युद्ध हुआ था ना, इस युद्ध का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। कौन से महाकाव्य में, महाभारत में किया गया है। उस तत्कालीन समाज की जो सामाजिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी, साथ ही समाज की धार्मिक स्थिति, इसका ज्ञान हम लोगों को महाभारत से हो जाता है। यह युद्ध कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ठीक है, महाभारत का युद्ध जो है कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था, क्यों लड़ा गया था, ऐसे ही नहीं लड़ने लगे होंगे। तो ये युद्ध इसलिए लड़ा गया था क्योंकि कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर थी और यहाँ की राजगद्दी को लेकर के इन दोनों के बीच में जो है काफ़ी भीषण युद्ध हुआ। इस फाइनली युद्ध किसकी हुई, तो पांडवों की हुई। क्लियर है। और कौरवों की हार हो गई थी। बौद्ध और जैन साहित्य की बात करते हैं तो अपने पिछले अध्याय में मैंने आपको बौद्ध और जैन धर्म के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। ठीक है। इस काल में इन धर्मों के अनुयायियों के द्वारा कई ग्रंथों को लिखा गया। मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म जब स्टार्टिंग में काफ़ी चाइना हो या श्रीलंका हो या बहुत सारे देशों तक फैल चुका, लेकिन इसको कोई लिखा नहीं गया था, सिर्फ मौखिक था। जैसे कि गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था अपने विद्यार्थियों को, उन्होंने उससे सीखा था, फिर उन्होंने किसी को उपदेश दिया लेकिन इसको कहीं पे लिखा नहीं गया था। लेकिन बाद में जो है काफ़ी बाद में इसको लिखा गया। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, जो उपदेश है, उनको त्रिपिटक में लिखा गया है। ठीक है। वो त्रिपिटक कौन कौन है, वो त्रिपिटक है जिसको बोलते हैं सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये 3 पिटक है। सुक्त, विनय और अभिधम पिटक के नाम को हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। सुक्त पिटक में क्या है, तो सुक्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचार और उपदेशों का संग्रह है। ठीक है। बुद्ध के जो धार्मिक विचार थे और उपदेश थे, इनका संग्रह सुक्त पिटक में किया गया। तो विनय पिटक में क्या है, बौद्ध मठ के निवासियों का अनुशासन संबंधी नियम है। देखिए, जो लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे थे वो बौद्ध मठों में रहा करते थे और यहाँ पर रहने के लिए काफ़ी डिसिप्लिन चाहिए होती थी। कैसे रहना, खाना पीना, किन से मिलना, स्त्रियों को रखना नहीं रखना। ठीक है। तो इन सभी बातों का जो है एक्सप्लेनेशन किस में किया गया है, विनय पिटक में किया गया है। अब बात करते हैं त्रिपिटक की जो सबसे अंतिम कड़ी है, वो है क्या,
अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक में बौद्ध मत के दर्शन का वर्णन किया गया कि कौन सा बौद्ध मत था, ठीक है। इसके अलावा भी बौद्ध धर्म में कई ऐसे ग्रंथ मिलते हैं, जैसे कि जातक कथा में महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानियाँ हैं। तो जातक कथा में क्या है, तो महात्मा बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं इनको कहाँ लिखा गया है, जातक कथा में लिखा गया है। इनकी भाषा क्या है, पाली है। बुद्ध चरित फिर आता है, तो बुद्ध चरित में बुद्ध की जीवनी लिखी गई है। इसे अश्वघोष ने संस्कृत भाषा में लिखा था। हम लोग बहुत सारी चीज़ों का आज पढ़ लिया, जैसे कि महाभारत पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया। इसके अलावा बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है, सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इन तीनों के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा बौद्ध धर्म में कई अन्य ग्रंथों की रचना की गई थी, जैसे कि हम लोगों ने देखा जातक कथा में क्या है, बुद्ध चरित में क्या है, ठीक है। तो इन सबको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जैन साहित्य। तो जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। आगम किसको कहते हैं, जैन साहित्य को कहते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से मिलता है हम लोगों को। तो कल्प सूत्र किससे संबंधित है, तो कल्प सूत्र हम लोग का जैन धर्म या जैन साहित्य से संबंधित है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद्र ने की थी। इन सबको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ेंगे जब लुसेंट की जीके की बुक पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्त लोग, तो वहाँ पे क्या करता है, लाइन बाय लाइन सिर्फ उठा के लिख देता है एनसीईआरटी से। आपको उसके पीछे का बैकग्राउंड पता नहीं चल पाएगा, कहानी पता नहीं चल पाएगा। और इतिहास एक ऐसा विषय है, अगर आप इसको कहानी के थ्रू समझेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और जल्दी और लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो प्रयास कीजिए एनसीईआरटी पढ़ने का। नहीं पढ़ सकते तो हमारे वीडियोज़ को देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मजे लीजिए, ठीक है। जैन साहित्य जो है प्राकृत और संस्कृत भाषा में मिलते हैं। मतलब जैन साहित्य जो है प्राकृत संस्कृत का ही एक रूप है और संस्कृत भाषा में लिखा गया था। आचारांग सूत्र से जैन भिक्षुओं के द्वारा अपनाए जाने वाले नियमों एवं भगवती सूत्र से महावीर की शिक्षाओं के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो कई ऐसे यात्री थे जो यहाँ पर आए थे और उनके जो विवरण है ना, विवरण, उससे हम लोग को जानकारी मिलती है। जैसे प्राचीन भारत के बारे में कई विदेशी यात्रियों ने लिखा है। होता क्या था कि विदेशी यात्री जो है भारत आए, यहाँ पर घूमे फिरे, कुछ शासन में आया था, जैसे कि मेगास्थनीज हो गए। जब वो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था। तो सेल्यूकस निकेटर क्या करता है, अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से, और मेगास्थनीज को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देते हैं। अब वो बंदा क्या करता है, जब आता है मौर्य वंश की राजधानी में, तो यहाँ पर जो चीज़ें तत्कालीन जो हालात को देखता है, उसको देख करके वो कुछ रचना करता है। कौटिल्य कुछ रचना की अपने समय में, खैर हालांकि वो यहीं के थे, लेकिन इस प्रकार के साहित्य को, जैसे कि मेगास्थनीज की इंडिका, वैनसोंग की सीयू की, अल्बरुनी ने तहकीक हिंद जिसमें भारत की खोज कहा जाता है, इन सभी ग्रंथों की रचना की। हम लोगों ने किसकी किसकी बात की, यात्री विदेशी यात्रियों में मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वैनसोंग एक चीनी यात्री था, और अल्बरुनी के बारे में बात किया जिन्होंने तहकीक हिंद लिखा था। अगले वीडियो में हम लोग कला और स्थापत्य की बात करेंगे। लो स्तंभ, आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में जो बनाया गया है लोहे का स्तंभ, उसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। इसके अलावा मंदिरों के बारे में देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर थे। स्तूप क्या होता था, इसके निर्माण कैसे किए जाते थे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं फिगर में स्तूप जो है कितना इंटरेस्टिंग दिख रहा है। हालांकि मैंने भी अभी तक जाकर के सामने से नहीं देखा है, उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जा करके देखेंगे। सांची का स्तूप है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट का। जब पेंटिंग की बात करते हैं तो अजंता और एलोरा की बात नहीं है गुफाओं की, ऐसी तो हो ही नहीं सकती। तो जब सब लोगों ने पढ़ा है तो इसकी कहानी को भी जान लेंगे हम लोग कल, ठीक है। इसके अलावा जो एक मंदिर है, एक आकस्मिक मंदिर जो तमिलनाडु में पड़ता है, ये मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी प्रसिद्ध है इतिहास में। तो इसको जब तक नहीं जानेंगे दिल की बेचैनी शांत नहीं होगी। विज्ञान की अगर हम लोग बात करते हैं तो विज्ञान के क्षेत्र में जो है काफ़ी बड़े बड़े योगदान हुए। बहुत बड़े बड़े लोग आए थे जिन्होंने शून्य और दशमलव पद्धति की खोज आर्यभट्ट ने किया। ग्रह और तारों की पता लगाने वाले साइंटिस्ट हमारे यहाँ हुए, ठीक है। वराहमिहिर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो वराहमिहिर की बात करेंगे। इसके अलावा अगर अन्य बात करें तो हम लोग श्रीधराचार्य, भास्कराचार्य, आस्तंभ, बोधायन, ये बहुत ही बड़े बड़े। इसके अलावा पाइथागोरियन, आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे ना, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जुड़ा आधार स्क्वायर, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि पाइथागोरियन ट्रिक क्या था, 3 + 4 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। जब आप 9 और 16 को ऐड करेंगे तो 5 के स्क्वायर के इक्वल होगा। 5, 12, 13 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 169 में, ठीक है।
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल थोड़ा नया है, सपोर्ट कीजिए। अगर आप रियल एग्जाम के नाम से अगर सर्च करते हैं यूट्यूब पे तो शायद ही मेरा ये चैनल नहीं आएगा, क्योंकि पहले इसका नाम कुछ और था। तो हम लोग जल्दी ही इसका नाम चेंज करके फिर से डियर स्टडी रखने वाले हैं, ठीक है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। आपके सपोर्ट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, थैंक यू।